जब आप जिहाद की बात करते हैं तो उसमें तमाम अ, फ़ारसी और पर्शियन के जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं, मैं जानता हूँ कि आपको ये भाषाएँ आती हैं, तो आप उनका उल्लेख करते हैं कि जी ये चीज़ यहाँ पर उपस्थित है, ये चीज़ य वहाँ पे उपस्थित है और ये दरअसल विचारधारा के स्तर पर यह कट्टरता दोनों को जोड़ने के लिए ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज की जो पीढ़ी है, वह इस बात को कैसे नकारे कि आप जो लिख रहे हैं, आपका मकसद इतिहास को बदलना नहीं है। सो जो भी जर्नी अभी इतिहास लेखन में हो रही है, कोई भी कर रहा हो, मेरा ये मानना है कि एक बहुत ही स्वर्णिम दौर है इतिहास लेखन के लिए। उसका कारण ये है कि अभी सारे जो आर्काइवल मटेरियल हैं, वो आराम से एक्सेस किए जा सकते हैं। और इतिहास लेखन में एक बहुत अच्छी चीज़ जुड़ गई है कि लोग उस भाषा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिस भाषा में वो चीज़ें लिखी गई थी। और हमेशा एक ट्रांसलेशन में एक पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होता है। कई बार जो चीज़ें ट्रांसलेट की गई हैं कॉलोनियल एरा में, वो कॉलोनियल माइंडसेट से निकल कर के आती थी, और कई बार जो भी उनको अपने बॉसेस को प्लीज़ करने के लिए करना होता था, वो करते थे। ट्रांसलेशन में ऐसे ट्विकिंग हुआ करती थी। ऐसे में जब मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसके पास इतिहास की डिग्री नहीं है, मैंने इतिहास लेखन में या फिर इतिहास में कोई डिग्री नहीं प्राप्त करी है, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। मेरे लिए इतिहास एक बिल्कुल पैशन की तरह निकल कर के आता है। और जब आप उस प्रोफ़ेशन में नहीं होते हैं, तो कई बार आपके लिए लूज़ करने के लिए भी कुछ होता नहीं है, क्योंकि आप डिस्पैशनेट हैं। अगर मुझे ज़िंदगी बहुत आम तौर पे चलानी होती तो शायद मैं एज़ अ आर्किटेक्ट अपना लाइफ़ कंटिन्यू कर सकता था, मुझे इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जितनी भी इतिहास की किताबें हमको अब तक पढ़ाई गई हैं, उसमें मुझे नज़र आ रहा है कि प्रॉब्लम्स हैं, जब आप साइंटिफ़िक टेम्परामेंट से उसको देखते हैं। अब इस किताब में भी मैंने क्या किया है, आर्काइव से मटेरियल उठा करके, ओल्डर मैन्युस्क्रिप्ट से टेक्स्ट उठा करके सामने लोगों के रख दिया है। अब आप खुद तय करें कि मैं इतिहास का पुनर्लेखन कर रहा हूँ, या फिर इतिहास को रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर मैं सिर्फ वो इतिहास को निकाल के लेकर के आ रहा हूँ जिसको कारपेट के नीचे दबा दिया गया था। शायद मैं वो काम कर रहा हूँ जो कारपेट के नीचे दबा दिया गया था, उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर ये निकाल करके नहीं रखा जाएगा तो आज भी यही होगा कि अगर यूनिवर्सिटी कैंपसेस में बच्चे बड़े खुश होकर के जाते हैं, बोलते हैं फ्री पैलेस्टाइन, लेकिन उनको उसका रूट नहीं पता है। अगर आप फ्री पैलेस्टाइन मूवमेंट को हिटलर से जुदा नहीं कर सकते हैं। ये दोनों साथ-साथ चलते हैं। क्योंकि अगर हिटलर नहीं होता तो ये मूवमेंट इतना बड़ा नहीं बनता। और हाँ, यहूदियों को जगह दिया था कॉलोनियल पावर्स ने। उन्होंने तय किया कि वो यहाँ आएँगे, लेकिन उससे पहले भी कहानी है। कहानी 1948 में नहीं शुरू होती है। और जैसा कि आपने खुद भी बताया कि मैंने पुस्तक में इतिहास के बारे में लिखा है कि इतिहास क्या है। तो यहूदी यहाँ पे 2000 ईसा पूर्व, 1200 ईसा पूर्व से रह रहे हैं, और बाई 1200 ईसा पूर्व उनकी रिलीजन पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो चुकी है। ये लैंड पे वो यहाँ हैं। जब नए रिलीजन्स आते हैं, उनके ऊपर परसिक्यूशन शुरू होता है, फर्स्ट थ्रू क्रिश्चियनिटी, उसके बाद इस्लाम के थ्रू, तब वो वहाँ से पलायन करना शुरू करते हैं, और वो एक धिम्मी की ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं। धिम्मी इज़ अ स्टेटस गिवन फॉर द पीपल ऑफ बुक, जो किताब के लोग होते हैं, मतलब जिनके पास किताब है। जी, लेकिन आप सेकंड क्लास सिटीज़न हैं, और आपको एक अलग तरह की ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, ताकि आप रिकॉग्नाइज़ हो सकें कि आप धिम्मी हैं, आप जिज़िया टैक्स भरते हैं, आप अपने रिलीजियस प्लेसेस को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते नया, इतनी सारी पाबंदियाँ थी। और ऐसा बोलते हैं कि ये प्रोटेक्शन के लिए था। तो सवाल ये उठता है, प्रोटेक्शन किससे? अगर आप एक सिटीज़न, आप प्रोटेक्शन के लिए क्या टैक्स पे करेंगे? आप तो ये तो बिल्कुल गलत था। और उसके बाद फिर यहूदियों के ऊपर परसिक्यूशन रोमन्स ने भी किया। यहूदियों के ऊपर परसिक्यूशन इस्लामिक वर्ल्ड में काफ़ी इंटेंस हो गया। हम ये बोलते हैं कि ऑटोमन एम्पायर में हंकी-डोरी थी, ऐसा कुछ नहीं था। ऑटोमन एम्पायर में भी वो एज़ धिम्मी रह रहे थे। ऐसी ज़िंदगी वो कंटिन्यूअसली बिताते-बिताते जर्मनी पहुँच गए, यूरोप पहुँच गए, अलग-अलग जगह पे जीना शुरू कर दिया ताकि हम थोड़ी फ्री लाइफ़ जी सकें। और 1800 के 19वीं सदी में ज़ायनिज़्म का कॉन्सेप्ट निकल कर के आता है। तो ज़ायनिज़्म का कारण ये था कि कुछ लोगों ने ये महसूस किया कि हमारे पास अपना स्टेट नहीं है, इसीलिए हम पर्सिक्यूट होते आए हैं।
तो उन्होंने सोचा कि हमारा स्टेट होना चाहिए, तो सबसे जो आइडियल प्लेस था स्टेट के लिए वो उनका होम ही था, क्योंकि ये ज़ाहिर-सी बात है, इज़राइल, पैलेस्टाइन जो भी हो, और पैलेस्टाइन का मतलब भी होता है पीपल ऑफ इज़राइल। अगर आप उसके एटिमोलॉजी में जाएँगे तो उसका अर्थ ये निकलेगा पीपल ऑफ इज़राइल। तो जहाँ पे यहूदी शुरू से रह रहे थे, मैं ये मान के चल सकता हूँ कि रिलीजियस कन्वर्शन होते हैं, लोग बदल जाते हैं वगैरह सब कुछ ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक्चुअल इन्हाबिटेंट है, आप ये मान लीजिए कि कल को भारतवर्ष में ये बोला जाए कि आज से 100 साल बाद कि यहाँ पे हिंदू रह ही नहीं सकते। और बाद में अगर उनको हिंदुओं को निकाल दिया जाए, मैं बहुत ही हाइपोथेसिस दे रहा हूँ, ब्रॉड हाइपोथेसिस, अनफॉर्चुनेट हाइपोथेसिस, अगर ऐसा हो भी जाता है और उसके बाद वो 200 साल बाद वापस आने की कोशिश करते हैं किसी तरह से, तो फिर लोग बोलेंगे तुम कैसे वापस आ रहे हो, तुम सेटलर हो, तुम कॉलोनिस्ट हो। तो ये तो सही नहीं है ना।